ओके तो आज हम लोग रिवीजन क्लासेस में सेकेंड चैप्टर 12th क्लास का स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर आता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच के अंदर आता है। किसके अंदर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच के अंदर आता है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। फिर एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हम लोग कर लेंगे, और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका डेरिवेशन बोर्ड में आता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, चल। तो ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर के अंदर दो पार्ट है। अगर देखो तो चैप्टर के अंदर दो पार्ट क्या है, एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला ये टॉपिक है, और दूसरा कैपेसिटेंस, यानी कैपेसिटर पढ़ना है। कैपेसिटर एक डिवाइस होता है ना। तो ये चैप्टर थोड़ा सा है ना, इसके अंदर अलग तरीके से डील होगा। मतलब आधा पार्ट इसका कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है, तो वो हम आगे बताएंगे। पहले फर्स्ट पार्ट इसका हम रिवाइज कर लेंगे, तो सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो आज कहाँ तक हो पाता है। फर्स्ट पार्ट आज मे भी हम कंप्लीट कर देंगे, कुछ बचेगा तो हम कल डिस्कस कर लेंगे उस पर। ठीक है, और परसों कैपेसिटर स्टार्ट कर देंगे, मतलब कैपेसिटर का रिवीजन करवा देंगे परसों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो इसको हम डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट होगा? डेल्टा वी से। तो कोई बता सकते हो, आप डिफाइन कर सकते हो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? बता सकते हो क्या कैसे डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को? देखो कल भी हमने बोला था कि हम आज सेकेंड चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करेंगे, तो एक बार देख लेना, है ना। तो आप देख करके ही आए होंगे, तो हाँ बताइए। हाँ सही बोल रहे हो, कंटिन्यू करो। चलो बैठ जाओ। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटिव टू, नहीं, इन्फिनिटिव से हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में। हम लोग अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर रहे हैं। जब हम पोटेंशियल डिफाइन करेंगे ना, तो वहां हम लोग इनफाइनाइट की बात करेंगे। चलो समझो, बैठ जाइए। देखो क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो हम बार बार इलेक्ट्रिक वर्ड यूज नहीं करेंगे, टाइम लगता है बोलने में। हम पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड यूज करेंगे। अंडरस्टूड है कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं, तो हम बार बार हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोलेंगे, हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी टेस्ट चार्ज पार्टिकल को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो हम लोग वर्क डन करते हैं, वही वर्क डन हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
डिफरेंस कहलाता है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी टेस्ट चार्ज पार्टिकल को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो हम लोग वर्क डन करते हैं, वही वर्क डन हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट in uniform electric field against electrostatic force is called as electric potential difference. The amount of work done by external agent, हम वर्क डन कर रहे हैं तो हम तो बाहरी लोग हैं ना भाई, हम तो एक्सटर्नल एजेंट है ना, तो हमारे द्वारा वर्क डन किया जा रहा है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। आप डायरेक्ट एक्सटर्नल वर्क डन भी बोल सकते हो या फिर उसी को आप बोल सकते हो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग, ऐसे कर दो, अगेंस्ट electrostatic force, against electrostatic force to bring the charge, चार्ज कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं, टू ब्रिंग द टेस्ट चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट from one point to another point, from one point to another point in uniform electric field, in uniform electric field, in uniform electric field called as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक, पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हो गया शॉर्ट में, है ना। चलिए, हाँ, इस कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से एक बार हम समझा देते हैं, फिर हम यहाँ पे हम डायग्राम से भी समझाएंगे उस चीज को, इसका फॉर्मूला भी हम लिख करके बताएंगे। तो क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी टेस्ट चार्ज पार्टिकल को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क डन किया जा रहा है, दैट वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। चलो इसको हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं हमने यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम कंसीडर कर रहे हैं कि यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने दो पॉइंट कंसीडर कर लिया। अंडरस्टूड है कि ये दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम बना के नहीं दिखा रहे, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि ये दोनों पॉइंट कहां है। हाँ, क्या, हाँ हम जानते हैं, स्लोली करवाना पड़ेगा, वो डेफिनेशन में लिखना कोई जरूरी नहीं है, यहां पे हम कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, ठीक है। हाँ, चलिए, स्लोली ले जाते हैं। स्लोली इसलिए ले जाते हैं ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में हम कोई चेंजेस नहीं चाहते हैं, और काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं चाहते हैं, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, तभी तो हमारा काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होगा। उसके लिए हमें स्लोली ले जाना पड़ता है। तो ये सब पता है, डेफिनेशन में जरूरी नहीं कि आप मेंशन करो उसको, लेकिन हाँ यहाँ पे हम नोट में उसको मेंशन कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, खत्म नहीं हो गया ये। अगर ये खत्म होता और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम स्टार्ट करते, तो वो पॉइंट अगर मिस होता मेरे से, तो आप बोल सकते थे कि सर ये पॉइंट मिस हो गया, अभी हमको बता लेने दो, सारा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि ए और बी पॉइंट दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। लेट अस कंसीडर, यहां लिख देते हैं, लेट अस कंसीडर ए एंड पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट्स ए एंड बी इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहां में मान लिया है। अब क्या है कि
मान लेते हैं कि बी पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल है। आपको पता है टेस्ट चार्ज पार्टिकल का नेचर क्या होता है, आपको पढ़ाया गया होगा, ये पहले ही चैप्टर से आ जाता है। टेस्ट चार्ज पार्टिकल पहला नंबर तो ये एक पॉजिटिव नेचर का होता है। इसको हम थोड़ा सा अलग से बता देते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ा सा याद दिला देते हैं टेस्ट चार्ज पार्टिकल क्या है। टेस्ट चार्ज पार्टिकल को एक्सपेरिमेंटल चार्ज पार्टिकल भी कहा जाता है। इसको आप एक्सपेरिमेंटल चार्ज पार्टिकल भी बोल सकते हो। जिस चार्ज पार्टिकल के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, उसको हम एक्सपेरिमेंटल चार्ज पार्टिकल या टेस्ट चार्ज पार्टिकल बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटल चार्ज पार्टिकल ये एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल ही होता है, जिसको अपन लोग Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका प्रॉपर्टीज क्या है, टेस्ट चार्ज पार्टिकल का प्रॉपर्टीज है ये पॉजिटिव नेचर का हम लोग लेंगे, नेगेटिव नेचर का नहीं लेंगे, हमेशा पॉजिटिव नेचर का लेंगे। तो ये पॉजिटिव नेचर का होगा हमेशा, टेस्ट चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव नेचर का होगा और इसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होगा, वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड, बहुत छोटे मैग्नीट्यूड का ये टेस्ट चार्ज पार्टिकल होगा, पॉजिटिव नेचर का, वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड। तो अगर मुझे एक्सपेरिमेंट करना है तो हम टेस्ट चार्ज पार्टिकल ही कंसीडर करेंगे। तो बी पॉइंट पे मान लेते हैं हमने एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल रखा, ये पॉजिटिव नेचर का होता है। अब ये Q0 पार्टिकल को, Q0 चार्ज पार्टिकल को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ रहा है, वही एक्सटर्नल वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यानी इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को हम बी पॉइंट से उठा करके ए पॉइंट पे लाना चाह रहे हैं। इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल Q0 को हम बी पॉइंट से ए पॉइंट पे ला रहे हैं, तो बी पॉइंट से ए पॉइंट पे लाने में हमें एक वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये इसको हम बी पॉइंट से ए पॉइंट पे ला रहे होंगे तो यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको रिपेल कर रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स लगाएगा जो बी पॉइंट से चार्ज को ए पॉइंट पे आने से रोकेगा। हम फोर्सफुली उसको ले जाएंगे, इसलिए उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हमें एक वर्क डन करना पड़ेगा। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये वर्क डन क्यों करना पड़ रहा है, अगर यहां पे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स नहीं होता तो हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता, आसानी से हम Q0 को बी पॉइंट से ए पॉइंट पे ले आते। लेकिन ये पूरा का पूरा दोनों पॉइंट कहां रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जहां होगा, आपको ही पता है इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है वो। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं। ये तो पढ़ाया गया होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। तो ये दोनों पॉइंट चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो बी पॉइंट से जब Q0 को हम ए पॉइंट पे ले जा रहे होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q0 चार्ज पार्टिकल को रिपेल कर रहा होगा, ए पॉइंट पे आने से रोक रहा होगा। इसलिए हम फोर्सफुली इसको बी पॉइंट से ए पॉइंट पे ला रहे हैं, इसलिए हमें एक वर्क डन करना पड़ेगा किसके अगेंस्ट, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा किसके अगेंस्ट, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट एक वर्क डन करना पड़ेगा, तब जाकर के ये बी पॉइंट से चार्ज पार्टिकल कहां पे आ पाएगा, ए पॉइंट पे आ पाएगा। तो ये जो हम Q0 को बी पॉइंट से ए पॉइंट पे लाना चाह रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हमें एक वर्क डन करना पड़ेगा बाहर से, इसलिए हम उसको एक्सटर्नल एजेंट बोल रहे हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो यही हमारे क्या होगा, ये जो एक्सटर्नल वर्क डन पर यूनिट चार्ज पार्टिकल जो हमने किया, इस चार्ज पार्टिकल पे हमने वर्क डन किया, पर यूनिट चार्ज पार्टिकल पे जो हमने वर्क डन किया है, वो वर्क डन ही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इसको लिखा कैसे जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को, जहां पे आप चार्ज पार्टिकल को ला रहे हो वो फाइनल पॉइंट हो गया, क्या हो गया, फाइनल पॉइंट। ये याद रखना, जहां से चार्ज पार्टिकल को ले जा रहे हो वो इनिशियल पॉइंट है, और जहां पे चार्ज पार्टिकल को ले गए हो वो फाइनल पॉइंट है। तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं VA है, ए पॉइंट का पोटेंशियल VA है और बी पॉइंट का पोटेंशियल VB है, ये मान करके हम चल रहे हैं। तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन। एक्सटर्नल वर्क डन
किसके लिए करना पड़ रहा है हमें वर्क डन? हमें चार्ज को बी से ए पे लाने के लिए वर्क डन करना पड़ रहा है। तो एक्सटर्नल वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए, और ये वर्क डन किसके ऊपर करना पड़ रहा है? इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट पे करना पड़ रहा है। ये फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। VA माइनस VB इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम A टू B। ये लिखने का तरीका है, आप केवल यहां पे एक्सटर्नल वर्क डन ही समझोगे। ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है कि एक्सटर्नल वर्क डन कब कैसे क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें चार्ज को B से A पे लाना है, उसके लिए हमें एक एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। और किसके ऊपर वर्क डन करना पड़ रहा है? पर यूनिट चार्ज पार्टिकल के ऊपर। तो बटे में हमारा क्या आ गया? क्यू नॉट। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का। सो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। ये फॉर्मूला हो गया। ये जो एक्सटर्नल वर्क डन हम कर रहे हैं ना, ये एक्सटर्नल वर्क डन हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट करना पड़ेगा, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होता तो हम चार्ज को इजीली बी पॉइंट से ए पॉइंट पे ले आते, हमें कोई एक्सटर्नल वर्क डन नहीं करना पड़ता। लेकिन वो फोर्स के कारण से हमें एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ रहा है। ये हो गया। अब ये बताओ कि ये दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस है ना, तो इसके जगह पे आप डेल्टा वी भी लिख सकते हो ना। यानी हम ये बोल रहे हैं कि यहां पे हमने जो फॉर्मूला लिखा VA माइनस VB इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम B टू A डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। एक्चुअल में ये क्या है? दो पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसको आप डेल्टा वी भी यूज कर सकते हो। सो इसके जगह पे आप डेल्टा वी भी लिख सकते हो। यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया। लिखने का तरीका ऐसे भी हो सकता है, मान के चलो इनिशियल पॉइंट को P ले रहे हैं, फाइनल पॉइंट को Q ले रहे हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं VP माइनस VQ इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम Q टू P। समझ रहे हो ना? डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। क्लियर हो गया? अगर हम फाइनल पॉइंट को 1 ले रहे हैं, इनिशियल पॉइंट को 2 ले रहे हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सटर्नल वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम 2 टू 1 डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो ये बस एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, कहां से पॉइंट चार्ज को उठा रहे हो और कहां ले जा रहे हो। जहां से आप चार्ज को उठा रहे हो वो इनिशियल पॉइंट हो गया, और जहां पे ले जा रहे हो वो फाइनल पॉइंट हो गया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जब हम चार्ज पार्टिकल को, टेस्ट चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से उठा करके दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हैं, तो हम ये ले जाने का जो प्रोसेस है ना बहुत स्लोली करेंगे, बहुत धीरे धीरे हम चार्ज पार्टिकल को ले जाएंगे। ऐसा नहीं कि भैया हम उठाए या तुरंत फटाफट यहां पहुंचा दिए। हम चार्ज पार्टिकल को स्लोली ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे? स्लोली, टू ब्रिंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट स्लोली। अब उसका रीजन भी समझाएंगे कि क्यों हम लोग स्लोली ले जाएंगे यहां पे। टू ब्रिंग द चार्ज पार्टिकल यानी क्यू नॉट, टू ब्रिंग द चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट फ्रॉम one point to another point, from one point to another point slowly। अब स्लोली ले जाने से क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप स्लोली ले जाते हो तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। आप ऐसे समझो, आपको यहां इस दीवार से पीछे वाली दीवार तक जाना है, तो अगर आप दौड़ करके जाओगे तो आपका स्पीड कभी कांस्टेंट नहीं होगा, आपका स्पीड चेंज होगा, आप एक्सेलरेट करोगे, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन वही आपसे हम बोल रहे हैं कि भैया एकदम स्लोली स्लोली जाओ, यहां से वहां तक पहुंचो एकदम स्लोली स्लोली, ऐसे चलो कि यहां से वो जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट स्टेप में कवर करो। इतना स्लोली चलो कि इनफाइनाइट स्टेप लग जाए आपको यहां से वहां पहुंचने में।
तो सोचो कि कितना स्लोली चल रहे हैं कि हमें इनफाइनाइट स्टेप लग रहा है यहां से वहां पे पहुंचने में, तब जाकर के क्या होगा, आपका स्पीड चेंज नहीं होगा। यानी अगर कोई पार्टिकल ऑब्जेक्ट बहुत स्लोली मूव करता है तो उसका स्पीड या वेलोसिटी जो भी बोलो वो कांस्टेंट रहेगा। दैट मींस अगर स्लोली चल रहा है तो स्पीड कांस्टेंट रहेगा, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, और वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। और एक चीज और, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा इसका मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। इसका मतलब क्या, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, डेल्टा के ही जीरो होगा, देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हम चाहते हैं कि जब हम चार्ज को मूव करवाएं वन पॉइंट से अनदर पॉइंट, तो हम कोई भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं चाहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं चाहते, उसके लिए वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। वेलोसिटी कांस्टेंट तब होगा जब हम चार्ज पार्टिकल को स्लोली मूव करवाएंगे। ये बस आपको ध्यान में रखना है, बाद बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। अब चाहो तो ये वर्ड आप डेफिनेशन के साथ भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो अलग में नोट में भी आप इस पॉइंट को समझ सकते हो। हमने नोट में अलग से इसको बता दिया, ठीक है। कितने लोग को ये क्लियर हो गया, कैसे ले जाएंगे चार्ज पार्टिकल को, स्लोली। हाँ, स्लोली ले जाएंगे ताकि इसके काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस ना हो। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो इसके काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। चलिए, और एक्सेलरेशन जीरो होगा तो आपको ही पता है कि भाई अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स हमारा क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जीरो होने के कारण से नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम ये भी चाहते हैं कि भाई उस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो, जीरो। फोर्स जीरो नहीं हो, नेट फोर्स जीरो। तो हमारा मकसद ये भी है कि चार्ज को जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हैं ना, तो उस चार्ज पार्टिकल पे कोई भी नेट फोर्स ना लगे, नेट फोर्स जीरो हो। इंडिविजुअल फोर्सेस लगेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, और जो हम एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हैं उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा, तभी तो एक्सटर्नल वर्क डन हुआ होगा। तो चार्ज पार्टिकल को जो हम ले जा रहे हैं ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो एट अ टाइम दो फोर्सेस लग रहे होते हैं। एक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स लग रहा होता है और दूसरा हमारा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता है, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, तो नेट फोर्स उस पर क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये तभी पॉसिबल है जब वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। और ये कब अचीव होगा, जब हम पार्टिकल को स्लोली ले जाएंगे। चलिए, दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब चार्ज पार्टिकल को अगर हम ऐसे ले जाते हैं बी पॉइंट से ए पॉइंट पे, या चार्ज पार्टिकल को हम सीधा सीधा ले जाते हैं बी पॉइंट से ए पॉइंट पे, या थोड़ा घुमा घुमा करके ले जा रहे हैं बी पॉइंट से ए पॉइंट पे, तो क्या तीनों केस में, चाहे हम चार्ज पार्टिकल को ऐसे ले आए, या चार्ज पार्टिकल को सीधा ले जाए, या चार्ज पार्टिकल को घुमा घुमा करके ले जाए, तीनों केस में क्या वर्क डन अलग अलग होगा? अगर वर्क डन अलग अलग होगा तो तीनों केस में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाएंगे, या वर्क डन तीनों पाथ के लिए सेम होगा? क्या होगा बताओ? तीनों पाथ के लिए सेम होगा। चाहे आप कैसे भी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाओ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वर्क डन सारे पाथ के लिए सेम होगा। चाहे आप फर्स्ट पाथ से ले जाओ इसको, चाहे आप सेकेंड पाथ से ले जाओ, चाहे आप थर्ड पाथ से ले जाओ, तीनों केस में वर्क डन सेम होगा। कोई बता सकते हो वर्क डन क्यों सेम है? क्यों पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है? क्योंकि हम जो वर्क डन कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तीन टाइप के कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, एक हमारा स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, और तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। ये वर्क एनर्जी पावर क्लास 11 के चैप्टर में पढ़ाया गया होगा। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहां हम जो वर्क डन कर रहे हैं वो किसके कारण से कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड, इसलिए चाहे आप किसी भी रास्ते से चार्ज पार्टिकल को ले जाओ वर्क डन सेम होगा। तो ये चीज भी हम नोट में यहां पे लिख रहे हैं। जो यहां हम एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हैं ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन
वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो हम यहां पे कर रहे हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगेंस्ट, अगेंस्ट लिख दो, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है भाई? कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is a conservative force, is a conservative force, is a conservative force, so that work done by conservative force do not depends on path, do not depends on path। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, तो चाहे आप फर्स्ट पाथ से आप ले जाओ तो भी वर्क डन उतना ही होगा, चाहे सेकंड पाथ से ले जाओ तो भी वर्क डन उतना ही होगा, चाहे थर्ड पाथ से ले जाओ तो भी वर्क डन उतना ही होगा। यहां हमने दिखा रखा है फिगर, इसी फिगर के अकॉर्डिंग हम यहां पे बात कर रहे हैं। बोलो क्लियर हो गया? यानी वर्क डन बाय फर्स्ट पाथ इज इक्वल टू वर्क डन बाय सेकंड पाथ इज इक्वल टू वर्क डन बाय थर्ड पाथ। किसी भी रास्ते से ले जाओ चार्ज पार्टिकल को, कोई फर्क वर्क डन के ऊपर नहीं पड़ेगा। जब वर्क डन ही चेंज नहीं होगा, क्यू नॉट तो कांस्टेंट ही रहेगा, वर्क डन भी कांस्टेंट रहेगा, पाथ चेंज करने से वर्क डन चेंज नहीं होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, चाहे कैसे भी आप ले जाओ उसको। ठीक है, तो क्या ये सब चीजें आपको क्लियर हो गया? यही एक दो पॉइंट था, और एक आध पॉइंट और डिस्कस कर देते हैं इसके अंदर। जो ये तो सबको पता होता है जनरली कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? स्केलर। इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ईपीडी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगा, ओनली मैग्नीट्यूड होगा। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, और एसआई यूनिट इसका क्या होगा? वोल्ट हो जाएगा, नहीं होगा? तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट। ऐसे आप देखो तो जूल पर कूलम भी होगा, जूल पर कूलम को ही वोल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वोल्ट। नहीं होगा, देखो ना, वर्क डन का जूल हो जाएगा ना, और चार्ज का कूलम हो जाएगा, तो जूल पर कूलम को ही हम क्या बोलते हैं? वोल्ट बोल देते हैं, ये वोल्ट। चलिए अब अपन लोग यहां से डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देखा, अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस तो दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस, यहां एक पॉइंट के पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, एक पॉइंट का पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं। देखो फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंगल पॉइंट पर डिफाइन नहीं होता है। सिंगल पॉइंट के लिए पोटेंशियल डिफाइन ही नहीं होता है। ये पढ़ाते टाइम भी हम बताए होंगे, और जो बाकी दूसरे बैचेस के बच्चे हैं उनके टीचर भी बताए होंगे। जब हम पढ़ा रहे थे तो हम आपको बताए थे, ये चीज आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है एक पॉइंट का पोटेंशियल कभी भी डिफाइन नहीं होता है। इसको डिफाइन फोर्सफुली बनाया गया, जबरदस्ती बनाया गया, कुछ अजम्पशंस लेकर के, कुछ अजम्पशंस लेकर के इसको डिफाइन बनाया गया है। तो इसके अंदर हम एक लाइन लिख सकते हैं नोट में पहले कि इन फिजिक्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज नॉट डिफाइंड, एट अ पॉइंट इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। ये डिफाइन ही नहीं है, इनको साइंटिस्ट लोग ना जबरदस्ती डिफाइन किया है। तो कैसे डिफाइन किया? कुछ अजम्पशंस पे ये डिफाइन होता है। इट डिफाइन ऑन सम अजम्पशंस, इनको डिफाइन किया गया सम अजम्पशंस पे, कुछ अजम्पशंस पे। तो दो अजम्पशंस है। पहला अजम्पशन नंबर 1 क्या है? कोई बता सकते हो क्या? पहला अजम्पशन क्या है बताओ? पहला अजम्पशन ये है
कि जो दोनों पॉइंट हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस के केस में, यानी जो चार्ज पहले रखा हुआ था वो कहां रखा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अरे बोलो हाँ है ना। और उस चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे थे। अरे बोलो हाँ है ना। तो पहला एग्जाम्पशन ये है कि अब चार्ज पार्टिकल को हम इनफाइनाइट पे रख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर, यानी चार्ज पार्टिकल को हम इनफाइनाइट पे रखेंगे और वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे लाएंगे। आया बात समझ में? तो पहला एग्जाम्पशन क्या है? चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से लाएंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे। तो पहला एग्जाम्पशन है टेस्ट चार्ज पार्टिकल ऐसे कर दो, टू ब्रिंग द टेस्ट चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इनफाइनाइट यानी शुरू में चार्ज पार्टिकल इनफाइनाइट पे रखा होगा और वहां से उसको लाएंगे हम कहां? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे। ये पहला एग्जाम्पशन है। दूसरा एग्जाम्पशन क्या है? दूसरा एग्जाम्पशन है हमें मालूम नहीं है, देखो इनफाइनाइट पॉइंट का हमें कोई जानकारी नहीं है, वो रेफरेंस के लिए लिया जा रहा है। एक चीज आप समझो, अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करें तो आप पोटेंशियल का मतलब क्या समझते हो? आप में कितना पोटेंशियल, ये वर्ड यूज करते हो ना डे टू डे लाइफ में, कितना पोटेंशियल है? तो पोटेंशियल का मतलब क्षमता, एक तरीके से आप बात कर सकते हो। तो डे टू डे लाइफ में जब आप ये चीज यूज करते हो कि कितना पोटेंशियल है आपके अंदर, तो पोटेंशियल जो टर्म है ना वो एक रिलेटिव टर्म है। आप पोटेंशियल किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पार्टिकल का तभी आप डिफाइन कर सकते हो जब उसको आप किसी से रिलेट कर पाओ। जैसे आप एक पार्टिकल का, एक बॉडी का, ये एक इंसान का पोटेंशियल आप दूसरे इंसान से कंपेयर करोगे तभी आपको पता चल पाएगा, तभी आप बता पाओगे कि इसका पोटेंशियल ज्यादा है। हम कैसे पता कर लेंगे कि मेरा पोटेंशियल ज्यादा है या कम है? जब तक हम किसी दूसरे पर्सन से रिलेट ना करें तब तक हम अपने पोटेंशियल के बारे में नहीं बता सकते। तो पोटेंशियल जो टर्म है ना वो एक रिलेटिव टर्म है, हम रिलेट करके ही पोटेंशियल बता सकते हैं। तो ये जो हम इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं, इनफाइनाइट रेफरेंस के लिए हम ले रहे हैं। किसके लिए? रेफरेंस के लिए। रेफरेंस के लिए हम यूज कर रहे हैं इनफाइनाइट। जरूरी नहीं है कि आप किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए आप रेफरेंस जो ले रहे हो वो आप इनफाइनाइट ही लो, जरूरी नहीं, आप कोई भी पॉइंट को रेफरेंस ले सकते हो। लेकिन यहां जो साइंटिस्ट लोग लिया है इनको डिफाइन करने के लिए, उस रेफरेंस पॉइंट को कहां पे रखा है? इनफाइनाइट को ही रेफरेंस पॉइंट मान लिया है। तो यह और कुछ नहीं, एक रेफरेंस पॉइंट है। ये जो इनफाइनाइट है ना ये एक रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट है और इसी रेफरेंस पॉइंट के पोटेंशियल से रिलेट करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे हम पोटेंशियल की बात करेंगे। यानी यहां पे पोटेंशियल को यहां वाले पोटेंशियल से रिलेट करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट के पोटेंशियल को हम बता पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। वो कैसे बता पाएंगे? इनफाइनाइट के पोटेंशियल से रिलेट करके। अब इनफाइनाइट का जानकारी हमें नहीं होता है भाई, तो इनफाइनाइट का जानकारी नहीं है तो हम क्या मान लेंगे? यहां मान लेंगे कि इनफाइनाइट का पोटेंशियल जीरो मान लेंगे। तो दूसरा एजम्पशन ये है पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इज जीरो। ये दूसरा एजम्पशन है, पोटेंशियल एट इनफाइनाइट पॉइंट, या आप डायरेक्ट लिख दो पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इज जीरो। यानी हम इनफाइनाइट पॉइंट का पोटेंशियल को क्या मान करके चलेंगे? जीरो मान करके चलेंगे। ये दो अजम्पशंस है। तो अब क्या होगा ध्यान से देखना, ये मान लेते हैं एक पॉइंट हमने ए ले लिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। लेट अस कंसीडर point A is taken inside electric field, taken inside electric field। ये A पॉइंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, और इसके बाहर मान लेते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पे खत्म हो गया। मान लेते हैं
यहां तक था इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से बाहर आ गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर आप जाओ तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा उसके बाहर, उसके रेंज के बाहर आप चले जाओगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो कहीं भी हम ले लेते हैं, लेट सपोज हमने यहां पे ले लिया, इस पॉइंट को हम इनफाइनाइट मान रहे हैं, ये हमारा इनफाइनाइट वाला पॉइंट है। अब चार्ज पार्टिकल को हम इनफाइनाइट पे रखे हैं यहां, ये जो टेस्ट चार्ज पार्टिकल है इसको हमने क्यू नॉट को इनफाइनाइट पे रखा है, और इनफाइनाइट का पोटेंशियल 0 लेते हैं और इसका पोटेंशियल को हम VA मान रहे हैं। तो अब जो है, अब ये कैसे डिफाइन हुआ है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इनफाइनाइट पे रखे टेस्ट चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे लाने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट पर यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल पे जो एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हैं, वो एक्सटर्नल वर्क डन ही हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। यानी यहां से यहां तक ले जाने में जो हम एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हैं टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट ए, और ये टेस्ट चार्ज पार्टिकल के ऊपर वर्क डन किया जा रहा है, किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। यही वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया? ये इनिशियल पॉइंट अब है ना, ये क्या है? कौन सा पॉइंट है? इनिशियल पॉइंट। जहां चार्ज रखा है वो इनिशियल पॉइंट है, और जहां पे चार्ज को ले जा रहे हैं वो हमारा फाइनल पॉइंट हो गया। तो एग्जैक्टली हम वही बताना चाह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल ही नहीं पाएंगे। हम हमेशा जो निकालते हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। अभी भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालेंगे। फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। और आपको पता है कि इनफाइनाइट का पोटेंशियल क्या एज्यूम कर लिया गया है? 0। सो VA माइनस 0 इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट ए डिवाइड में क्यू नॉट। तो ये VA माइनस 0 VA हो गया, इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए डिवाइड में क्यू नॉट। अब ये बताओ, ये जो पोटेंशियल आया है वो एक सिंगल पॉइंट का ही तो आया है ना, यानी अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल गया मुझे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल गया है, जो कि पहले डिफाइन नहीं था, अब हम डिफाइन कर दिए इसको। तो बेसिकली तुम देखो हम निकाल क्या रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस ही निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि अभी भी हम दो पॉइंट का पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, इसके डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो अभी भी स्टिल हम पोटेंशियल डिफरेंस ही निकाल रहे हैं। बस इनफाइनाइट पॉइंट का पोटेंशियल को हम क्या एज्यूम कर लिए? 0। तो यही अब सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल मिल गया। तो पोटेंशियल जब आप निकालते हो ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या निकाल रहे होते हो? पोटेंशियल डिफरेंस ही निकाल रहे होते हो। तो हम करेंगे क्या? कुछ नहीं करेंगे। बी पॉइंट को उठा करके कहां लेके चले गए हैं? इनफाइनाइट पे, और ए पॉइंट को अंदर ही रहने दिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। चार्ज को पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे थे, और अब हम कहां ले जाएंगे इसको? इनफाइनाइट से ले जाएंगे कहां पे? हाँ, तो इसका डेफिनेशन शायद हमने नहीं लिखा है, तो इसका डेफिनेशन हम लिख देते हैं यहां पे। यहां पे हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ये फॉर्मूला हो गया और ये इनका डेफिनेशन हो गया। ये फॉर्मूला है। डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? The amount of work done, the amount of work done to bring the charge, to bring the test charge from infinite to a point inside electric field against electrostatic force
यहां भी स्लोली ले जाएंगे, इसमें मेंशन नहीं कर रहे हैं, अलग से यहां भी हम बता देंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। बाकी फॉर्मूला यहां पे हो गया, नोट में यही है, हम स्लोली ले जाएंगे इसको। क्यू नॉट मूव स्लोली, और रीजन बता दिए हैं, हमें काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं चाहिए, ठीक है। नेट फोर्स को जीरो चाहिए, हमें नेट फोर्स जीरो चाहिए, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। और दूसरी बात कि इसका एसआई यूनिट भी जूल पर कूलम भी होगा, वोल्ट ही होगा, जूल पर कूलम या फिर वोल्ट, ठीक है। चलिए, ये भी स्केलर क्वांटिटी ही है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमने डिफाइन कर दिया। अब अपन लोग पहला डेरिवेशन पे आ रहे हैं, और पहला डेरिवेशन बोर्ड में काफी पूछता है, बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के अंदर बहुत ज्यादा इसको पूछता है। तो पहला हम डेरिवेशन यहां पे देखने वाले हैं, टू डिराइव एन एक्सप्रेशन of electric potential at a point due to point charge, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये डेरिवेशन काफी पूछा जाता है बोर्ड के अंदर। टू डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज Q के वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकालना है। कोई बता सकते हो इसका फॉर्मूला क्या था? देखो हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं यहाँ पे एक मान लेते हैं मेरे पास पॉइंट चार्ज है Q, अरे बोलो है ना, और इससे R डिस्टेंस पे एक हमने पॉइंट ले लिया P, और इस P पॉइंट पे इस Q चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकालना चाहते हैं। इस P पॉइंट पे इस Q चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है KQ/R, याद है? और K के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये आता है भाई, ये फॉर्मूला आता है। ये कैसे आता है, इसका डेरिवेशन पूछा जाता है, इसका डेरिवेशन पूछा जाता है। तो इसका हम सिंपल डेरिवेशन करवा देते हैं। एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो आप कॉम्प्लिकेशन में मत पड़ो, आप सिंपल से इसका डेरिवेशन ध्यान से देखो। हमें इस P पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी एक सिंगल पॉइंट पे ही तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। अरे बोलो, तो सिंगल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है P पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो हम क्या लगाएंगे, एक्सटर्नल वर्क डन। अरे बोलो है ना, एक्सटर्नल वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज, कहां से उठाया गया होगा एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल को, इनफाइनाइट से, और कहां पे लाया गया होगा उसको, Q0 P पे लाए होंगे। पहले इनफाइनाइट था ये चार्ज पार्टिकल, पहले इनफाइनाइट पे था, चलो हम यहां बाद में लिख देंगे इसको। टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P, इनफाइनाइट से उसको कहां पे ले जा रहे हैं, ला रहे हैं पॉइंट P तक, डिवाइडेड बाय Q0, डिवाइडेड बाय Q0। अब ये जरा देखो कि ये वर्क डन है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स हो गया, कौन सा फोर्स हो गया यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हम बात कर लेते हैं, तो Fe हो गया, और मल्टीप्लाइड बाय, आप एक्सटर्नल फोर्स भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम R ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, R ले रहे हैं, और डिवाइडेड बाय Q0। अब ये एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ही इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, तो उस चार्ज पार्टिकल जो जिसको हम इनफाइनाइट से P पॉइंट पे ला रहे होंगे, उस चार्ज पार्टिकल पे दो फोर्स लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दूसरा लग रहा होगा एक्सटर्नल फोर्स, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, तब ना जाकर के नेट फोर्स उस पर जीरो होगा। अरे बोलो भाई, तो नेट फोर्स जीरो हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है
वो मैग्नीट्यूड वाइज एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, के क्यू इंटू क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर, होगा कि नहीं बताओ। अरे इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो Q1 की जगह Q हो गया, Q2 की जगह Q नॉट हो गया और डिवाइड में आर स्क्वायर। तो ये एक्सटर्नल फोर्स ही तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल है, तो एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल है मल्टीप्लाइड बाय आर और डिवाइड में Q नॉट। तो यहां से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के Q नॉट और डिवाइड में आर स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाइड में भी आर है और ये इंटू में क्या हो जाएगा Q नॉट, आर से आर कट गया, Q नॉट से Q नॉट कट गया, तो क्या आ गया बताओ, के क्यू अपॉन आर। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो इस तरीके से फॉर्मूला आता है ये वाला। लेकिन इसका तरीका क्या है, तरीका समझो। ये रहा पॉइंट चार्ज और इससे आर डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट है और इस पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। तो आपको ही पता है कि चार्ज जो क्यू नॉट है वो पहले कहां पे रखा हुआ होगा, इनफाइनाइट पे रखा हुआ होगा। इसको इनफाइनाइट से घसीट करके कहां लाएंगे, इस पी पॉइंट पे लाएंगे। कैसे भी लाओ, वर्क डन जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है, तो पाथ पे तो डिपेंड करेगा नहीं, चाहे ऐसे लाओ, चाहे सीधा ले जाओ, चाहे घूम के ले जाओ, वर्क डन तो उतना ही होगा। तो पहले ये क्यू नॉट इनफाइनाइट पे था, इनफाइनाइट का पोटेंशियल हमने 0 माना हुआ है और इसको हम क्यू नॉट को उठा करके पी पे ले जा रहे हैं, तो हमें एक एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा भाई। किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, एक्सटर्नल वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अरे बोलो क्या है रे तुम दोनों का, क्या है, क्या हंस रही हो। हाँ तो बोर्ड पे फोकस करो। तो पहले ये चार्ज क्यू नॉट जो रहा होगा वो इनफाइनाइट पे रहा होगा, उसको हम कहाँ ला रहे हैं, उसको पी पॉइंट पे ला रहे हैं। तो ऐसा करने में हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा ना, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा ना। तो ये जो एक्सटर्नल वर्क डन हमें करना पड़ रहा है वही किसके ऊपर करना पड़ रहा है, क्यू नॉट के ऊपर। तो वही तो हमारा पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देगा। क्या देगा, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और बोलो क्लियर है, तो हमें पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देगा। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, हमें इनफाइनाइट का कोई जानकारी नहीं है। हम इनफाइनाइट से पी पॉइंट पे ला तो जरूर रहे हैं, लेकिन यहां पे कितना फोर्स लगेगा, इनफाइनाइट पे ला रहे, अगर सीधा सीधा ले जा रहे हो तो आप सीधा सीधा भी बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलो हम सीधा सीधा ला रहे हैं इसको इस तरीके से, हम यहां से क्यू नॉट को उठा करके सीधा यहां पे ला रहे हैं। तो इनफाइनाइट से अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को पी पे ला रहे हैं, पी पॉइंट पे, और ये पी पॉइंट कहां है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। ये चार्ज पार्टिकल है तो अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ना। तो पी पॉइंट कहां रखा हुआ है, इस चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर इनफाइनाइट पॉइंट पे है। इसको उठा करके हम पी पॉइंट पे मुझे लाना इनफाइनाइट से, तो हमें एक एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन अब इनफाइनाइट से हम यहां पे ला रहे हैं, तो यहां पे हमें कोई जानकारी नहीं है भाई कि यहां पे फोर्स कितना लगेगा इस पे, यहां पे हमें कोई जानकारी नहीं है, यहां पे कोई जानकारी नहीं, यहां पे कोई जानकारी नहीं है। तो हम करते क्या है, हम इनफाइनाइट से पी पॉइंट पे चार्ज को ना ले जा करके, चूंकि हमें कोई इंफॉर्मेशन उसके बारे में नहीं है, हम उल्टा करते हैं, हम पी से इनफाइनाइट पे चार्ज को लेके चले जाते हैं। तो पी पे इनफाइनाइट, पी से इनफाइनाइट पे अगर हम ले जाएंगे, उसके लिए जितना वर्क डन आएगा उतना ही वर्क डन हमारा आएगा जब हम इनफाइनाइट से पी पे ले जाएंगे। केवल डायरेक्शन चेंज होगा फोर्स का, और कुछ नहीं आ रहा है समझ में। आ रहा है, रिवीजन क्लास हमको लग ही नहीं रहा है कि हो रहा है, ये सब आपको रिवीजन करके आना चाहिए था। हमको तो नहीं लग रहा, हमको तो लग रहा है एकदम बिल्कुल फ्रेश तरीके से ये चैप्टर चल रहा है, जो आप किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो और समझने में इतना टाइम ले रहे हो आप। ये तो हमको लग रहा है कि भाई जैसे एक शुरू हुआ है था ये बैच, वैसे ही चल रहा है ये। आपको खुद बताना चाहिए था ये सब चीजें, जब हम बता रहे होंगे उस समय ये सब सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। वहां आपको खुद सोचना चाहिए था या आपको खुद रिप्लाई करना चाहिए, क्योंकि रिवीजन करने के लिए हम कल बोले थे, लेकिन आप रिवीजन किए नहीं हो।
हमें क्यू नॉट को इनफाइनाइट से पी पॉइंट पे ले जाना है। हमें मालूम नहीं है कि यहां पे कितना फोर्स लगेगा यहां पे, चूंकि हमें इनफाइनाइट से इधर कोई नॉलेज नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन है। हम चार्ज को यहां से यहां ले जाए, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो उतना ही वर्क डन होगा। चाहे इनफाइनाइट से पी पे ले जाओ, चाहे पी से इनफाइनाइट पे ले जाओ, उतना ही वर्क डन होगा। तो इतना घुमा फिरा करके डेरिवेशंस नहीं करना है, सीधा सीधा कर देना है कि भैया यहां से यहां लाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, तो यहां से यहां ले जाने में इतना वर्क डन। इसमें भी कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन में क्या होता है कि हम पहले वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालते हैं, डीआर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम वर्क डन निकालते हैं, और बोलो उसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो पूरे टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए आ जाता है वर्क डन। आया बात समझ में? तो पहले हम छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालेंगे, मतलब हम पहले थोड़ा दूर चले, बस यहां पे ले आए चार्ज को, यहां पे ले आए चार्ज को, इसका मतलब ये हो गया डी आर, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया डी आर, इसका डायरेक्शन इधर है और फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया। तो अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन भी तो छोटा होगा, डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा तो वर्क डन भी छोटा होगा। और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला एफ डॉट एस, तो एफ डॉट डी आर होगा, तो ये क्या हो जाएगा एफ डी आर कॉस थीटा होगा, और यहां पे थीटा क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, तो थीटा 180 डिग्री होगा। तो एफ डी आर कॉस 180 माइनस 1 होता है, तो यहां से माइनस एफ डी आर हो जाएगा। अरे बोलो हाँ है ना, क्योंकि ये जो वर्क डन हम निकाल रहे हैं वो इधर से इधर के लिए निकाल रही आ रहा है, और हमें इधर इधर के लिए करना है, तो डायरेक्शन चेंज कर देना है। तो फाइनल जब हम करेंगे तो यहां पे पॉजिटिव ले लेंगे, क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू, यही एक्सटर्नल वर्क डन हो गया, इज इक्वल टू कहां से कहां इंटीग्रेट, ये माइनस समझ रहे हो ना, माइनस बाहर आ गया। अब ये एक बात बताओ कहां से कहां, तो ये आर से इनफाइनाइट पे ले जा रहे हैं, आर से इनफाइनाइट, यहां से ये डिस्टेंस कितना है आर है, तो ये आर से इनफाइनाइट पे ले जा रहे हैं ना, उल्टा ले जा रहे हैं, तभी तो माइनस आया है। हमें यहां से यहां जब ले जाएंगे तो हम केवल इसको क्या कर देंगे पॉजिटिव, तो हम आर से इनफाइनाइट पे ले जा रहे हैं, यहां पे एफ डी आर हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं, एफ का फॉर्मूला क्या है कुलम फोर्स है ना यहां पे, तो एफ क्या हो गया, तो एफ हो गया, ये माइनस साइन बाहर है, आर से इनफाइनाइट, एफ क्या हो गया, एफ हो गया के क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर और इनटू में डी आर, ये सब कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट, ये बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या हो गया 1 बाई आर स्क्वायर डी आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो माइनस के क्यू नॉट, और यहां से क्या हो जाएगा बताओ आर टू दी पावर माइनस 2 डी आर, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन के क्यू नॉट, और ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, अच्छा आर से इन्फिनिटी, लिमिट मत छोड़ दो, तो आर से इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा आपको भी पता है पावर एक ऐड होता है वही पावर से डिवाइड होता है, तो आर पे पावर माइनस 2 प्लस 1 और डिवाइड में इंटीग्रेशन आता है ना भाई, लोअर लिमिट आर अपर लिमिट इनफाइनाइट, तो क्या हो जाएगा माइनस के क्यू नॉट, और यहां से क्या हो जाएगा ये आर पे पावर माइनस 1 डिवाइड में माइनस 1 आर से इन्फिनिटी, अरे होगा, तो यहां से एक्सटर्नल वर्क डन कितना हो जाएगा बताइए माइनस के क्यू नॉट, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये क्या मिला, इसको माइनस 1 बाई आर लिख सकते हैं, अरे नीचे आएगा तो, और क्या हो जाएगा आर से इनफाइनाइट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो, तो माइनस के क्यू नॉट अपर लिमिट, तो माइनस का माइनस अपर लिमिट आर के जगह इनफाइनाइट, और माइनस माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाई आर के जगह आर ही हो जाएगा, 1 बटा इन्फिनिटी जीरो होता है, तो ये तो जीरो हो गया, तो यहां से क्या आ गया माइनस के क्यू नॉट, और डिवाइड में क्या आ गया 1 बाई आर, तो आर आ गया। ये अभी एक्सटर्नल वर्क डन निकला है, और आपको पता है कि हमें पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है एक्सटर्नल वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो ये क्या करेंगे, चूंकि हम उल्टा कर रहे हैं तो यहां पे माइनस लगा देंगे ना भाई, हमें लाना था इनफाइनाइट से पी पे, और हम लाए हैं पी से इनफाइनाइट के लिए वर्क डन, तो हम उल्टा करेंगे तो यहां निगेटिव, तो यहां एक और निगेटिव लगाएंगे ना, तो ये निगेटिव ये हो गया। अब जो हम ले रहे हैं ये देखो ध्यान से देखना, ये जो वर्क डन आया है
ये टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम P टू इनफाइनाइट के लिए वर्क डन आया है। हमें चाहिए वर्क डन किसके लिए? हमें चाहिए वर्क डन इनफाइनाइट से P के लिए। तो हम इसी को निगेटिव से पॉजिटिव कर दें तो ये क्या हो जाएगा? K Q नॉट बाई R। अभी हमें P पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए तो एक्सटर्नल वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू P डिवाइड में Q नॉट। तो ये वर्क डन आ चुका है K Q नॉट अपॉन में R और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट कट गया, K Q अपॉन R। ये कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन है। ये हमने डेरिवेशन करवाया दूसरे मेथड से और ये डेरिवेशन हमने करवाया पहले मेथड से। कहां गया भाई पहला मेथड? ये देखो एक स्टेप में ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है, कुछ करना ही नहीं था इसके अंदर। ये डेरिवेशन हमने दो मेथड से करवाए हैं। मेथड 1 है ये, जो कि आपको दो स्टेप, एक स्टेप में हो गया। वर्क डन का फॉर्मूला लगाओ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और बोलो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर और इंटू में R और डिवाइड में Q नॉट से Q नॉट कट गया, R से R। देखो कितना सिंपल तरीके से आ गया। लेकिन इसी का अगर आप सेकेंड मेथड की बात करो तो सेकेंड मेथड देखो कितना कॉम्प्लेक्स है, इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ा है। सेम डेरिवेशन यहां भी आया है, देखो अरे आया है। तो दो मेथड से हमने डेरिवेशन करवाई, इसीलिए हमने शुरू में ही बोला कि ये आसान मेथड है लेकिन एक कॉम्प्लेक्स मेथड है। तो आपको जो पसंद है एग्जाम में करना। लेकिन एक बात बता देते हैं, अगर 5 मार्क्स में डेरिवेशन पूछा जा रहा है तो बुक के अंदर यही कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन आपको एनसीईआरटी बुक के अंदर मिलेगा। अब घर पे जाना है, एनसीईआरटी बुक के अंदर डेरिवेशन ये वाला देखना, इसी तरीके से डेरिवेशन किया है। अरे समझ रहे हो ना? तो हमने दोनों तरीके से डेरिवेशन करवा दिया है। बाकी बोर्ड में आपको 5 मार्क्स में आता है तो आपको ये जो लॉन्ग मेथड है ना इंटीग्रेशन वाला, एक्चुअल में यही सही डेरिवेशन है। पहले हम छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालेंगे और उल्टा निकालेंगे। हमें इनफाइनाइट से P पे लाना है चार्ज को, हम P से इनफाइनाइट पे चार्ज को ले जाने के लिए वर्क डन निकालेंगे वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो पहले हम dr के लिए निकालेंगे dw, उसके बाद टोटल डिस्टेंस के लिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड और लिमिट क्या लेंगे? r से इनफाइनाइट। और लास्ट में हम लोग को वर्क डन किसके लिए चाहिए था? इनफाइनाइट से P पॉइंट के लिए। तो जो निगेटिव में आया उसी को क्या कर दो? अपोजिट कर दो, मतलब पॉजिटिव कर दो। तो अब हमारा वर्क डन किसके लिए मिल गया? इनफाइनाइट से P के लिए मिल गया। ठीक है, चलो। तो फॉर्मूला यहां पे सबसे पहला फॉर्मूला मिला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये कोई पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज के वजह से r डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है? KQ अपॉन R। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। डेरिवेशन बोर्ड के लिए है इंपॉर्टेंट और फॉर्मूला नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, अब इस फॉर्मूले में एक चीज याद रखना कि ये जो फॉर्मूला है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ये इसके लिए नोट में हम एक दो बात बताना चाहेंगे। पहला बात तो ये है कि ये जो फॉर्मूला है ओनली पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होगा, एक्सटेंडेड चार्ज या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वाले चार्ज के लिए वैलिड नहीं होगा। पॉइंट चार्ज अगर पे किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना होगा तभी ये फॉर्मूला वैलिड होगा, अदरवाइज फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। क्लियर हो गया? अरे आ रहा है समझ में? तो दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए वैलिड नहीं होगा। जैसे एक रॉड है, रॉड के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, चार्ज रॉड के लिए वैलिड नहीं होगा, चार्ज रिंग के लिए वैलिड नहीं होगा, चार्ज डिस्क के लिए वैलिड नहीं होगा, चार्ज स्फीयर के लिए वैलिड नहीं होगा, चार्ज सिलेंडर के लिए वैलिड नहीं होगा। ये फॉर्मूला ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। दूसरा, हम इस फॉर्मूले में जो चार्ज को रखेंगे वो विथ साइन रखेंगे। क्या रखेंगे? विथ साइन। पहला बार ऐसा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कि हम फॉर्मूले में चार्ज को विथ साइन रख रहे हैं। चार्ज
टेकन विथ साइन। ये फर्स्ट टाइम ऐसा कोई फॉर्मूला अभी मिला है पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर के अंदर दोनों मिला करके कि हम फॉर्मूले के अंदर चार्ज को विथ साइन रखेंगे। इस चार्ज को विथ साइन रखेंगे। अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव में रखेंगे, चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव में रखेंगे, और चार्ज अगर निगेटिव होगा, चार्ज अगर पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव में रखेंगे, और चार्ज अगर निगेटिव होगा तो निगेटिव में रखेंगे। तो सोचो, अगर चार्ज पॉजिटिव में होगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल मिलेगा, और चार्ज अगर निगेटिव होगा तो निगेटिव पोटेंशियल मिलेगा। इसलिए पोटेंशियल कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो सब होगा। पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो तीसरा पॉइंट यहां पे ये है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था। अगर आप कूलम फोर्स की बात करें, हम थोड़ा सा आपको याद दिलाते हैं पहले चैप्टर की। अगर हम प्रीवियस चैप्टर की याद दिलाएं तो कूलम फोर्स का जो फॉर्मूला था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो यहां पे हम चार्ज को विथ साइन नहीं रखते थे, दोनों चार्ज को हम पॉजिटिव ही रखते थे, पॉजिटिव साइन के साथ। अगर चार्ज निगेटिव भी होता था तो हम पॉजिटिव ही रखते थे यहां पे। और भी फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का, भी वहां फॉर्मूला था। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, के Q1 Q2 सॉरी के Q अपॉन आर स्क्वायर। तो ये के Q अपॉन आर स्क्वायर में भी जो चार्ज है ना उसको पॉजिटिव ही रखेंगे, विथ साइन नहीं रख रहे थे। हमेशा हम पॉजिटिव ही साइन लेकर के चल रहे थे। चाहे चार्ज निगेटिव भी होता था तो हम उसको पॉजिटिव रखते थे यहां पे। लेकिन अब फर्स्ट टाइम एक ऐसा फॉर्मूला हमें मिला है, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर के अंदर, जिसमें हम चार्ज को विथ साइन रख रहे हैं। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव और निगेटिव होगा तो निगेटिव। ये अंतर है भाई। बोलो क्लियर हो गया ये चीजें? आया बात समझ में? अब इस पे छोटे छोटे सवाल होते हैं, जैसे पॉलीगन टाइप का सवाल इस पे करवाया जाता है। जैसे पहला चैप्टर में करवाया जाता है ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस पे 3 चार्ज दे करके उसके सेंट्रॉइड पे नेट फोर्स पूछ देता था, या ट्राइंगल के 2 कॉर्नर पे चार्ज दे करके तीसरे कॉर्नर पे नेट फोर्स पूछ देता था, या ट्राइंगल के 2 कॉर्नर पे चार्ज दे करके तीसरे कॉर्नर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता था, स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे। मतलब पॉलीगन टाइप का सवाल यहां भी पूछा जाएगा। मतलब सिमिलर है, पहला चैप्टर के जैसा ही दूसरा चैप्टर भी लगभग मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सिमिलर है। मतलब सिमिलर करने का मतलब ये है उनके न्यूमेरिकल्स का टाइप लगभग सेम है। जिस टाइप का न्यूमेरिकल पहले चैप्टर के अंदर करवाया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वही टाइप का न्यूमेरिकल आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर भी मिलेगा। तो न्यूमेरिकल मेरा फोकस अभी है ही नहीं, हमारा फोकस तो डेरिवेशन के ऊपर है, क्योंकि ये रिवीजन बोर्ड के पर्पज से हो रहा है। बट फिर भी हमने न्यूमेरिकल्स भी करवाए हैं, हम इसका भी न्यूमेरिकल करवाएंगे, बट हम डेरिवेशंस पहले कर रहे हैं। तो अगला जो टारगेट होगा, अगला टारगेट ये है इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। किसकी वजह से? तो अगला डेरिवेशन ये भी पूछता है, देखो बोर्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल का या तो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ दे, या इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ दे। दोनों में से एक डेरिवेशन बोर्ड में 5 मार्क्स में 100% रहेगा। आया बात समझ में? अब इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए हमने डेरिवेशन और कहां करवाया था? पहला चैप्टर में, रिवीजन में भी। कहां पे? इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में अरे करवाए थे ना। अब इलेक्ट्रिक डायपोल दोबारा आएगा। खड़ी हो रहे तुम? खड़ी हो? हाँ हाँ बताओ बताओ, तू ही खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? तू खड़ा हो बगल में। हाँ, क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल? तुम खड़ा हो रहे? हाँ, बगल वाला उसका। तुम्ही उंगली जो चिवा रहे हो भाई, खड़ा हो जाओ। नहीं, आगे वाला, तुम्हारे आगे। हाँ तुम खड़ा। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? खड़ा हो जाओ पहले। जब
खड़ी हो तुम, क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? खड़ी हो या पीछे? खड़ी हो। हाँ हाँ तुम ही लास्ट बेंच। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? फॉर्मूला पूछ ही नहीं रहे। फॉर्मूला तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का होता है ना, हम आपसे इलेक्ट्रिक डाइपोल पूछ रहे हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? खड़ी हो बगल में। क्या इलेक्ट्रिक ए उसके आगे वाला बेंच की लड़की, खड़ी हो। स्लोली चलवाई सर, चार्ज को स्लोली चलवाइए। इधर 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 इधर, बताइए। ये याद था स्लोली चलवा दीजिए चार्ज को, लेकिन याद नहीं है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। क्या है रे, तुम बताओ। इधर से अब आ जाओ, क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? क्या होता है? खड़े हो जाओ। हाँ भाई, हाँ हाँ, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। किसी व्हाइट व्हाइट खड़ा हो रहे? हाँ खड़ा हो, खड़ा होते जाओ अब सीरियल नंबर से। पेयर ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर के 2L। तुम लोग ढक्कन हो एकदम, बैठो, बताओ कि क्या कर रहे हो तुम लोग, ये बताओ। अब हम 5 मिनट पहले बोलेंगे, बिना बोले हमको रहा नहीं जाएगा। तुम लोग बताओ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ दिन पहले दोबारा बताए थे। याद करो, जब ये रिवीजन बैच का पहला दिन था, पहला दिन में हमने क्या रिवाइज करवाया था, याद है? पहला ही चैप्टर स्टार्ट हुआ था और वहां इलेक्ट्रिक डाइपोल के सारे डेरिवेशन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करवाए थे। उसके बाद ना फिर न्यूक्लियर फिजिक्स का हमने सवाल करवाए, सेमीकंडक्टर के क्वेश्चंस करवाए, लॉजिक गेट बताया, तमाम दुनिया भर का चीजें हमने बताया है। फिर वेव ऑप्टिक्स में 15-20 न्यूमेरिकल करवाए, है ना, बहुत सारा चीज हमने रिवीजन करवा दिया। लास्ट के जो 4-5 चैप्टर था ना, उस पे हमने कितना सवाल करवाए होंगे हम ही जानते हैं इस बैच के अंदर रिवीजन में। इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं पता है, बताओ कैसे होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल 2 पॉइंट चार्ज का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दोनों पॉइंट चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का होता है और नेचर अपोजिट होता है, विच इज सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस 2L। तो इस तरीके के 2 चार्ज पार्टिकल से मिलकर के जो सिस्टम बनता है उसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। याद आया कुछ? तो पहले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, जब भी हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड डेरिवेशन बताना होता है, हम बार बार इलेक्ट्रिक डाइपोल ही पहले बताना पड़ता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है भैया? अ सिस्टम ऑफ, या पेयर कर दो, जो भी करना है, अ पेयर ऑफ 2 पॉइंट चार्ज हैव सेम मैग्नीट्यूड and opposite in nature, which is separated by a very small distance, 2L, called as, this pair of charge is called as इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल का मतलब 2 पोल, पोल मतलब यहां चार्ज है। बार मैग्नेट इटसेल्फ मैग्नेटिक डाइपोल होता था, तो मैं ऐसे भी तो 2-2 बार पढ़े हो यार पूरे फिजिक्स में डाइपोल का कहानी। एक आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ा है, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड जहां पे डिस्कस हुआ था, बार मैग्नेट वगैरह जहां पे आया था। बार मैग्नेट के अंदर चाहे कितना भी छोटा से छोटा आप टुकड़ा ले लो बार मैग्नेट का, दोनों पोल उसके अंदर होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो वहां पे बार मैग्नेट जो भी होते हैं इटसेल्फ वो इलेक्ट्रिक डाइपोल ही होता था। और यहाँ पे 2 चार्ज हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ बनाना पड़ता है। बार मैग्नेट नेचुरली
डाइपोल था, यहां दो चार्ज मिला करके हमें डाइपोल बनाना पड़ रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, दो पॉइंट चार्ज का एक पेयर होता है जिसमें दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा, नेचर अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड सेम, नेचर अपोजिट, विच इज सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस 2l। तो ये जो दोनों चार्ज को मिला करके, ये पेयर ऑफ चार्ज मिला करके ये जो सिस्टम बना है ना, इसी सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के नाम से जानते हैं। दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। और यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आता था, तो बोलती है कि फॉर्मूला बताएं सर। फॉर्मूला तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसको हम p वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो याद करो कि यहां से p का जो फॉर्मूला था वो q इंटू 12 नहीं था, दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइड और मल्टीप्लाइड बाय दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन। दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन क्या है, 12। तो क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, इसको p से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है भाई। सो p वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, q इंटू 12। p इज इक्वल टू q इंटू 12, ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। p इज इक्वल टू q इंटू 12। अच्छा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन बता सकते हो किधर से किधर होता है। हाँ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर इसका डायरेक्शन होता है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यानी माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की ओर आपका डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। तो नेगेटिव चार्ज इधर लिए तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। अब समझ में आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at the axis of इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे एक बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे और एक बार इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हम लोग निकालेंगे, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन कर रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए याद करो, सेम डेरिवेशन हमने पहले चैप्टर में भी तो करवाया था ना, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, एक बार इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे और एक बार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे और एक बार जनरल पॉइंट पे भी। अब इस बार हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे। तो चलिए पहले एक्सिस पे हम लोग निकाल लेंगे, उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे देखेंगे। तो ये रहा माइनस क्यू चार्ज और ये रहा प्लस क्यू चार्ज, ये दोनों चार्ज मिलकर के इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच का जो सेपरेशन है वो 12 है। दिस इज वेरी वेरी स्मॉल सेपरेशन, ये बहुत छोटा डिस्टेंस होता है 12। इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सिस क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सिस दोनों चार्ज को जोड़ने वाला जो लाइन है वही इसका एक्सिस है, दोनों चार्ज को कनेक्ट करने वाला जो लाइन है यही इसका एक्सिस है। तो दिस इज एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यही एक्सिस है। और एक्सिस के किसी पॉइंट पे हमें क्या चाहिए, एक्सिस के किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। मान लेते हैं इस P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे हमें इस पॉइंट पे क्या चाहिए, नेट पोटेंशियल चाहिए, यही तो है। अब इसका हम डिस्टेंस कहां से ले रहे हैं, तो इसका जो सेंटर होगा मिड पॉइंट O से, इसका जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो R ले रहे हैं। ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट से जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए वहां से इसका डिस्टेंस हमने R ले लिया। क्या ले लिया, R। अरे बोलो क्लियर है। तो एक बात बताओ, माइनस क्यू चार्ज से P पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। अच्छा ये कितना होगा, L होगा ना।
आधा तो एल ही होगा, तो एल प्लस आर नहीं हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, यानी आर प्लस एल हो जाएगा यहां से ये डिस्टेंस। और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ, ये आर माइनस एल नहीं हो जाएगा। ये भी देखो ना, यहां से ये भी तो हमारे क्या होगा, यहां से ये कितना हो जाएगा, देखो ये टोटल आर है ना, टोटल आर है और ये कितना है, एल है, तो यहां से यहां कितना हो जाएगा आर माइनस एल, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया आर माइनस एल। इसका मतलब निगेटिव चार्ज से पी पॉइंट का डिस्टेंस आर प्लस एल और पॉजिटिव चार्ज से पी पॉइंट का डिस्टेंस आर माइनस एल। तो एक बार हम इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज की वजह से निकालेंगे और एक बार इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकालेंगे और दोनों को डायरेक्ट सम करेंगे, वेक्टर सम नहीं, क्योंकि यहां स्केलर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो बताओ किसी पॉइंट चार्ज के वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर होता है। तो यहां क्या हो जाएगा, इसको हम V1 मान लेते हैं, तो के क्यू बाई आर। अब क्यू के जगह विथ साइन रखेंगे तो माइनस क्यू चार्ज, अरे बोलो के क्यू बाई आर होता है ना फॉर्मूला भाई, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। तो चार्ज को विथ साइन रखेंगे तो माइनस क्यू चार्ज है, तो माइनस क्यू रख देंगे इसके जगह पे, और आर के जगह पे तो आर प्लस एल रखेंगे ना भाई। यहां से ये डिस्टेंस कितना होगा आर प्लस एल, तो यहां रख दीजिए, तो V1 मिल गया। सो V1 इज इक्वल टू माइनस क्यू रखेंगे तो माइनस के क्यू और आर के जगह क्या रख देंगे आर प्लस एल। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अरे बोलो हाँ है ना। अब प्लस क्यू चार्ज की वजह से निकालो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पी पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, तो कितना हो जाएगा बताओ, इसको V2 मान ले तो ये हो जाएगा के क्यू, डायरेक्ट लिख दें के क्यू डिवाइड में आर माइनस एल। दिस इज इक्वेशन 2। अब क्या है, नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल ऐड करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो पी पॉइंट पे नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल एट पी पॉइंट। तो क्या हो जाएगा वी नेट, यानी एक्सिस पे निकाल रहे हैं तो आप एक्सिस वर्ड भी यहां पे यूज कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, तो V1 क्या है माइनस के क्यू अपॉन में आर प्लस एल, और ये प्लस में है ना के क्यू डिवाइड में आर माइनस एल। सर जीरो हो जाएगा, और जीरो क्यों होगा, यहां माइनस है यहां प्लस, तो सबसे पहले तो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या हो जाएगा आर प्लस एल और इंटू में आर माइनस एल। तो ये आर प्लस एल से आर प्लस एल, तो ये क्या हो जाए, अच्छा और क्या कॉमन ले सकते हैं, पहले कॉमन ही ले लो आप, तो हम के क्यू कॉमन ले लें, के क्यू कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे -1 और डिवाइड में, और ये +1 और डिवाइड में आर माइनस। अब एलसीएम लो, तो के क्यू और एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ, आर प्लस एल इंटू में आर माइनस एल। तो ये आर प्लस एल से आर प्लस एल खत्म, तो ये माइनस आर माइनस एल और ये प्लस आर प्लस एल। तो यहां से इसको सोल्व करो तो क्या हो जाएगा के क्यू और इंटू में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस आर और माइनस माइनस प्लस एल, और ये हो जाएगा प्लस आर प्लस एल, और डिवाइड में ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं हो जाएगा, तो आर का स्क्वायर और माइनस एल का स्क्वायर। बोलो क्लियर है ये चीजें। तो यहां से क्या हो जाएगा के क्यू और ये क्या हो जाएगा माइनस आर से प्लस आर कट गया, तो के क्यू और इंटू में 12 नहीं हो जाएगा एल प्लस एल, के क्यू इंटू 12, माइनस आर से प्लस आर खत्म, और ये क्या हो जाएगा एल प्लस एल 12, और डिवाइड में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहां पे याद करो हम लोग एजम्पशंस लेते थे, याद है एजम्पशंस क्या होता था कि जो आर डिस्टेंस है वो एल से बहुत 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 बड़ा है, याद आया कुछ, ये तो जो सेपरेशन है ये बहुत छोटा है ना, इस आर के कंपैरिजन में ये जो एल है ये बहुत छोटा है। तो यहां से हम क्या करेंगे,
यहां से एजम्पशंस क्या है, एजम्पशंस ये है कि L जो है वो वेरी 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 लेस देन R, तो L अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, 0, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो यहां से आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली केवल आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से क्या बनेगा बताओ, यहां से बनेगा v एक्सिस इज इक्वल टू के क्यू इंटू 2L और डिवाइड में बताओ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर हो गया। अब यहां ध्यान से देखना, हम एक काम करते हैं, अच्छा ये नहीं लग रहा है Q इंटू 2L, तो ये क्या हो गया, ये P नहीं हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल ही तो है ये, तो इसके जगह P रख सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा KP अपॉन आर स्क्वायर। यही आता है इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, यही होता है KP अपॉन आर स्क्वायर। याद आया कुछ? और अच्छा ये बताओ, तुम बताइए कौन बताएगा? हाँ गुड क्वेश्चन, क्या मतलब वही तो, क्या मतलब कौन बताएगा? अच्छा बताओ, अरे पूछेंगे तो इसी से रिलेटेड पूछेंगे ना, और क्या। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था? 2kp अपॉन आर क्यू, 2kp अपॉन आर क्यू। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? उसका हाफ, kp अपॉन आर क्यू। तो एक्सिस पे, इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? kp अपॉन आर स्क्वायर, वहां आर क्यू, यहां आर स्क्वायर, वहां 2kp अपॉन आर क्यू, यहां kp अपॉन आर स्क्वायर। किसी को याद है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? 0 होता है। क्या होता है? तो आज तो टाइम खत्म हो गया, कल हम उसको डिराइव कर देंगे और आगे की चीज को डिस्कस करेंगे, और कल ही कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? कैपेसिटर। चलो बाय, टेक केयर।